हेलो बेटा, हमारी एमओटी क्लियर हो गई है। तो अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितनी थ्योरी थी हमने 4 की 4 थ्योरी पढ़ ली, हमने लुईस डॉट थ्योरी पढ़ ली थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर ली है, VSPR थ्योरी कर ली है और लास्ट MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमने बात कर ली है। ठीक, इससे पहले लेक्चर में MOT की बात करी थी, वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर्स तुमसे पूछे जाएंगे और स्टेबिलिटी पूछी जाएगी। तो वापस एक बार रिवाइज कर लो कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, शॉर्ट ट्रिक्स थी। ठीक है, और MOT अगर तुमसे पूछी गई MOT में एक तो बॉन्ड ऑर्डर बता दिया। अच्छा, एक बात और, अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं बेटा, तो वहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझ लो। जैसे मैंने बोला कि अगर हम बात करते हैं नियॉन 2, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो तुमने क्या करना है, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, नियॉन, एक नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 10, तो 2 में कितने हो गए 20, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20। अब अगर तुम शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा अगर इलेक्ट्रॉन्स 20 हैं तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 0। ठीक है, तो जहाँ पे 0 बॉन्ड बन रहे हैं वहाँ पे बॉन्ड बनेगा ही नहीं। मतलब 0 बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा अगर तुमसे पूछ लिया हीलियम 2 He2, क्या ये एग्जिस्ट करेगा बेटा? ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि He पहले से ही स्टेबल है, तो हीलियम के साथ कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है बात? ओके, अब देखो ये था तुम्हारी MOT की कहानी कि कौन से बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, SP मिक्सिंग तुम्हें बता दिया था मैंने, जो नॉर्मल MOT था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था, उसमें मिक्सिंग में क्या होगा, सिग्मा उठ के ऊपर चले आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, क्या नाम है इसका? आयोनिक बॉन्ड नाम है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये दोनों नाम है इसके। अब आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, हमने इससे पहले क्लासेस में कहीं ना कहीं देखा होगा कि जिसमें एक एटम क्या कर रहा है, एक एटम A है, सपोज एक एटम क्या है तुम्हारे पास A, और एक एटम है B, एक एटम है बेटा A और दूसरा एटम है B। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो एटम A है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा उसमें तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसमें आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गए, तुम्हारे आयंस बन गए। ठीक है, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये फोर्स काम कर रहा है। एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, कभी भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा। जैसे हमने बोला NaCl, तुमने NaCl ऐसे कभी भी नहीं देखा होगा। तुम कैसे देखते हो इसको हमेशा बेटा, Na+Cl-। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं तुम्हारा NaCl, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं इसको NaCl। तो ये NaCl क्या है, कैसे अटैच्ड हैं, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स है जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जो इसके बीच में मिलके क्या कर रहा है, ऐसे इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है बात? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है और दूसरा एटम क्या करता है, उसको गेन करता है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड जनरली एक्चुअल में है क्या, आयनिक बॉन्ड होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कैटायन और एनायन के बीच में देखने को मिलता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। समझ आ गई? बस यही कहानी किसकी, आयनिक बॉन्ड्स की। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, हमारे पास है NaCl, Na गैसियस स्पेस में था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ये बन गया Na+ गैस। सेम क्या है, Cl गैस था, तो हमने क्या करा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो क्या बन गया Cl-। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बेटा ये निकल गया। दूसरा मैं बोल रहा हूँ Cl गैस, तो ये क्या है Cl-।
हमने क्या करा था Cl में, जो Cl था उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बन गया Cl माइनस गैस। ये बात तो समझ आती है तुम्हें। फिर ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, Na प्लस गैसियस एटम और Cl माइनस गैसियस एटम मिलके क्या बनाएंगे, NaCl, जो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ये इससे पहले कर लिया हमने। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद होगा, जब हम लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी पढ़ रहे थे या लैटिस एनर्जी पढ़ रहे थे, पढ़ा था, ठीक है। तो यही आयनिक बॉन्ड है। जब हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र, एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे एटम के पास, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आयनिक बॉन्ड। तो इसमें लिखना आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड व्हेन वन एटम ट्रांसफर, when one electron transfer their electron to another atom, then form ionic bond. Ionic bond is a strong electrostatic force। क्या है, एक strong electrostatic force है। मतलब जो ये NaCl बना बेटा यहाँ पे, अब Na और Cl जो बना, इनके बीच में क्या काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। फॉर एग्जांपल, ये नोट करना, फॉर एग्जांपल दिस, सबसे आसान टॉपिक है क्योंकि बहुत बार रिवाइज कर लिया इसको, बचपन से पढ़ते भी आए होगे, तो हो गया, कर लेना इसको। अब अगर तुमसे, मैंने एक बार पहले भी बात करी थी, अगर इसमें पूछा गया ये और यहाँ पे ये, इन दोनों में ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हो इस बात को, इसकी एनर्जी कम होगी और यहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हुई है बेटा, रिलीज हुई है, और इस रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैंने बताया था जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है उसके गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिलीज एनर्जी क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये तुमने नोट कर लिया बेटा। अब इसमें लिखना फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, कौन कौन सी कंडीशन है जिससे आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, ध्यान से समझना इसको। पहली चीज़ तो आयनिक बॉन्ड बनता कहाँ पे, जब हम क्या कर रहे हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में। आयनिक बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, मेटल प्लस नॉन मेटल्स के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे बन रहा था, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ था, नॉन मेटल में। आयनिक बॉन्ड क्या है, मेटल और नॉन मेटल में। और मेटलिक बॉन्ड किस में होता है, मेटल और मेटल्स के बीच में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्यों, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ठीक है। यही कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, एक में कैटायन एक में एनायन, और बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनेगा बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है। क्या बात कर रहा हूँ मैं, आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। साइड में कहीं पे लिख लेना, इसको टॉप में लिख लेना। अब फेवरेबल कंडीशन की अगर हम बात करें कि कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड या अच्छा आयनिक बॉन्ड बन रहा है तुम्हारा, जहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। देखो बेटा, किसी भी गैसेस एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये गैसेस एटम था, हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, तो यहाँ पे क्या होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मिनिमम एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकलेगा,
इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकलेगा वो उतना अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन लूज करे, ठीक है। तो आयनिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई भी एटम अगर इजीली इलेक्ट्रॉन देता है तो बहुत अच्छा है आयनिक बॉन्ड के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब भी कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जितनी इफेक्टिवली गेन करेगा उतना अच्छा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। पहली कंडीशन हम क्या बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकल जाए तो उतना अच्छा है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। दूसरी कंडीशन हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब छोटा एटम है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इजीली गेन करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन, जितनी इफेक्टिवली ये ऐड होंगे जितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी बेटा, ये जो बनेगा कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। समझिए मैंने क्या बोल रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड की एनर्जी उतनी कम होगी। यहाँ जितनी एनर्जी रिलीज होगी कंपाउंड की एनर्जी कम होती जाएगी। इसका मतलब इसकी जो लैटिस एनर्जी है, जो इसकी क्या है बेटा, लैटिस एनर्जी है, वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो ये तीन कंडीशन है जिसमें आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट कंडीशन हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, थर्ड वन इसकी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड में लिखना, आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम एंड लैटिस एनर्जी मैक्सिमम। ये पूरा इसको ऐसे कैसे नोट करो, समझ आ गया ना। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जितना एफिनिटी ज़्यादा होगी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब कंपाउंड उतना स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है तुम्हारी फेवरेबल कंडीशन किसके अंदर, आयनिक बॉन्ड जब बनता है। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये कंडीशन है इसकी, ठीक है बेटा। हो गए, हटा दूँ उसको। अब यहाँ एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी के कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है वो नंबर कहलाता है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोला मैंने, कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है वही नंबर क्या कहलाता है उसका, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ा था, हमने बोला कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। बट ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देना होता है। बट जब हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल नंबर लिखते हैं, सबके सब पॉजिटिव में, ठीक है। नेगेटिव की हम बात नहीं करेंगे। क्या बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी की, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या लॉस्ट एंड गेन बाय एन एटम। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। और ये हमेशा क्या किस में होगी, किस में दिखाएंगे इसको, हमेशा पॉजिटिव में। जैसे हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1, ठीक है, कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सभी एलिमेंट है जो इनकी अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी बेटा 1। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, ठीक है। ग्रुप 2 की अगर बात करें, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ग्रुप 3, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 3, ठीक है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है 1, 2 और 3, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आ रही बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी सभी एलिमेंट्स की ग्रुप 1 में रहेगी 1, ग्रुप 2 में रहेगी 2 और ग्रुप 3 में रहेगी 3। इसमें ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसमें परेशान मत होना।
कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। तो अगर वैलेंस सेल में, मैं तुम्हें पहले ही बताया था, अगर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 या 3, ये तीनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है। और अगर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 या 7, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं यहाँ पे, गेन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी किसके पास होती है बेटा, मेटल्स के पास। और इलेक्ट्रॉन लूज करने गेन करने की टेंडेंसी किसके पास रहती है, नॉन मेटल। लूज कौन करेगा, मेटल, गेन कौन करेगा, नॉन मेटल। ये छोटी बचपन की बात है, ठीक है। अब ग्रुप अगर 5 की बात करें, 1, 2, 3, ये ग्रुप 4 की अगर बात करें, ग्रुप 4 कार्बन है। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, दोनों में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रुप 4 की बात करते ही नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं हो रहे हैं, गेन भी नहीं हो रहे हैं। बट ग्रुप 5 की अगर बात करें, तो इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p3, 2s2 2p3, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी बेटा, 3। मैं वापस बोल रहा हूँ, पॉजिटिव ही में ही रहेगी सब जितने भी साइन है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव मत लिखना। ग्रुप 6, टू, और ग्रुप 7 की क्या हो जाएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इस वाले ग्रुप की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो होगी 1। समझ के बात। ग्रुप 1 की बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, 2 की बात करें 2, 3 की 3, फिर अगर 5 की बात करें वापस से 3। क्यों, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,5। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करती क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए कितने इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, 2,6, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2, तो ये क्या हो जाएगी, 2। फ्लोरीन में 1। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी है बेटा तुम्हारी 1, 2, 3, 5, 6 और 7 की, ठीक है। बट अगर बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी की डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, ये नोट भी करना है, ठीक है। डी ब्लॉक्स में अगर हम बात करें डी ब्लॉक के अंदर, तो डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो वेरिएबल रहती है, वो डिपेंड करती है कि कैसा कंपाउंड बन रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये क्या रहती है बेटा, वेरिएबल रहती है। वेरिएबल कैसे, जैसे हम Fe की बात करें तो Fe+2 में भी एग्जिस्ट करता है और Fe+3 में भी एग्जिस्ट करता है, दोनों सही हैं, ठीक है। इसलिए लाइन लिख लेना यहाँ पे कहीं कि डी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी, ठीक है। +2 +3 मतलब कंपाउंड पे डिपेंड करता है कैसा कंपाउंड बन रहा है सामने। तो ये टर्म आते हैं तुम्हारे किसके, इलेक्ट्रोवैलेंसी के, जब हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड के। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब समझ आ गया कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू लिखनी है और ये उसका आंसर है, ठीक है। इतनी बात नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं उसके। एक टर्म और आता है इसमें आगे, एक टॉपिक आएगा फजान्स रूल, उसको हम पढ़ेंगे आगे, फजान्स रूल, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, फिर समझते हैं इसको। जैसे एक क्वेश्चन आया हमारे पास, NaF, NaCl, NaBr और NaI, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया गया, NaF, NaCl, NaBr एंड NaI। इसमें पूछा गया है विच इज मोर आयनिक, मोर आयनिक, ठीक है, विच इज मोर आयनिक। तो एक तरीका क्या है इसको आयनिक करेक्टर पता करने का, कि डेल्टा EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक करेक्टर के। परसेंट आयनिक करेक्टर जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे तुमने वर्ड देखा होगा, डेल्टा EN क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक करेक्टर के, ठीक है। बट इससे भी अच्छा एक तरीका बताता हूँ, इसको तो नोट कर ही लो, बट एक तरीका ध्यान से समझना। आयनिक बॉन्ड कब बनना था बेटा, जब क्या मिल रहे थे, मेटल प्लस नॉन मेटल
कब बन रहा है? जब क्या बन रहा है? मेटल प्लस नॉन मेटल। तब क्या बन रहा है यहाँ पे? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे? आयनिक बॉन्ड। अब देखो, मेटल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी, और नॉन मेटल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी। तो जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, या जिसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जो इजीली लूज कर रहा है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज है, या इलेक्ट्रॉन जो इजीली गेन कर रहा है इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। जब मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो अगर ऐसा बॉन्ड बनता है तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। फाइनली समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि हमें बॉन्ड किससे बनाना है? आयनिक बॉन्ड किससे बनाना है? मेटल नॉन मेटल से। तो अच्छा आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मेटल और नॉन मेटल से बनाना है जब मेटल अपनी में टॉप में होगा। टॉप में मतलब जब बेस्ट मेटल मिलेगा तुम्हें मेटेलिक कैरेक्टर में, सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर जिसका होगा और सबसे अच्छा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जिसका होगा, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। कैसे? देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, Na 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 और Na। Na सभी में सेम है। चेंज क्या हो रहा है? FCl Br और I। क्या चेंज हो रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कंटिन्यू चेंज कर रहा है। अब हमने दो चीज़ पढ़ी थी बेटा, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज्ड। लिख लेना है इसको, व्हेन मूविंग टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज्ड। टॉप टू बॉटम जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज बढ़ेगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के लूज होने के क्या बोल रहे हैं? मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, जब भी हम अगर टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा इसमें? फ्लोरीन। ठीक है, मेटल तो सब में सेम है बट नॉन मेटल कौन है सबसे अच्छा? इसमें फ्लोरीन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर यही शो करेगा, फिर ये, फिर ये। नहीं समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Na सभी में सेम था मतलब मेटल सेम था। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर सब में सेम है। अब हमने चेक करना है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है बेटा? फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग या मोर आयनिक कौन रहेगा इसमें? NaF। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे नॉन मेटल सब में सेम है। ठीक है, नॉन मेटल सब में सेम है। अब क्या चेक करना है? जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे क्या होगा? आयनिक होगा। तो LiNaKRbCs ये है। तो अभी मैंने बताया था टॉप टू बॉटम जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर किसके पास है? Rb के पास। तो जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा वो मोर आयनिक। क्लियर है? हो गया। तो ये था तुम्हारा आयनिक बॉन्ड किस तरीके से हम करते हैं। आयनिक कैरेक्टर हम एक तरीके से और निकालते हैं जिसका नाम है फजान्स रूल। इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक ये पूरा टॉपिक तरीके से देख लो बेटा। कैसे हम देख रहे हैं? सबसे पहले हम बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड किसको बोल रहे हैं? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे एटम के पास, तो यहाँ पे कैटाइन फॉर्म होगा, दूसरे के पास एनायन, और दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स क्या होता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी की, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं एटम्स के। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे वो नंबर उसका कहलाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। डी ब्लॉक की इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल होती है, डिपेंड करती है सामने वाला कंपाउंड बन कैसे रहा है। बट ग्रुप 1, 2, 3, 4 की तो होती नहीं है, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 इन सभी में क्या रहेगा? फर्स्ट की 1 रहेगी ग्रुप 1 की, 2 की 2 रहेगी, 3 की 3।
फिर 5 की क्या रहेगी 3, 6 की 2 और 7 की 1, ठीक है। उसके बाद हमने फेवरेबल कंडीशन की बात करी थी, तो फेवरेबल कंडीशन में क्या थी, जहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो और लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो फेवरेबल कंडीशन है, अगर ऐसा कहीं मिलता है। फिर अगर कंपेयर करने के लिए तुमसे पूछा गया आयनिक बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करने के लिए पूछा था, तो तुम्हें पता है मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बन रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर के साथ होगा, ठीक है। तुमने देख लेना कैटायन और एनायन में या मेटल और नॉन मेटल्स में किसके पास मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किसके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है, हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या टॉपिक है, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या रहती है बेटा, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आयनिक बॉन्ड की, वो प्रॉपर्टी है जो आयनिक बॉन्ड है, मैंने क्या बोला, जो उनके बीच का फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे, तुम बताओ। अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो अगर कोई यहाँ पे कंपाउंड बनता है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ठीक है। सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आयनिक बॉन्ड का, फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो क्या होगा, फिजिकल स्टेट क्या होगी बेटा इसकी, सॉलिड। 9th में पढ़ के आ रखे हो, अगर मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे सॉलिड रहेगा, थोड़ा दूर तो गैस, थोड़ा दूर लिक्विड और सबसे दूर गैस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है इसलिए क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि जो आयनिक बॉन्ड होंगे वो क्या रहेंगे बेटा, सॉलिड। अब तुमने अगर नोटिस करा होगा, जब हमने बनाया था ये Na गैसियस एटम लिया था, ठीक है, Cl गैसियस एटम लिया था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो इससे मिलके जो NaCl बना था, अगर कहीं भी पीछे पलट के देखोगे मैंने सॉलिड लिखवा रखा है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए जो NaCl बनेगा ये NaCl क्या होगा बेटा, सॉलिड होगा। फॉर एग्जांपल ये नोट कर सकते हो तुम, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कि इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या रहेगी, सॉलिड रहेगी। अब अगर ये सॉलिड है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों ही क्या होंगे, वेरी हाई। ये बात तो पता है कि अगर बॉन्ड स्ट्रांग है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, उनको ब्रेक कर रहे हैं, मेल्ट तभी तो होगा जब मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। सॉलिड था, आइस थी, हमने क्या कर दिया, उसको मेल्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर ये दोनों के बीच का जो फोर्स स्ट्रांग है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, समझ पा रहे हो, स्ट्रांग फोर्स के कारण। थर्ड पॉइंट आता है इसका, थर्ड पॉइंट में लिखना कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, जब हम सॉलिड की बात करते हैं बेटा तो NaCl कुछ ऐसा दिखता है। अगर लैटिस एनर्जी थोड़ा सा याद करोगे, हाइड्रेशन एनर्जी, तो वहाँ पे मैंने बताया था ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने माइनस लिखा है इसका मतलब ये क्या है, Cl है बेटा, ठीक है, ये Cl है। तो हर एक Cl कितने Na से सराउंडेड है, 1 2 3 4, एक आगे होगा और एक पीछे होगा, 6, ठीक है। तो हर एक Cl कितने से सराउंडेड है, 6 Na से। और वैसे ही Na का भी है, देखो Na को अगर देखो 1 2 3 4 नेगेटिव, एक नेगेटिव आगे होगा और एक नेगेटिव पीछे, ठीक है। तो सॉलिड में क्या रहता है, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। कंडक्टिविटी कब होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करता है,
मैंने तुम्हें बताया था जब ये फ्री रहते हैं, जब किसी में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, या बचपन की क्लासेस में तुम पढ़ के आए होगे, जैसे हमने पढ़ा ग्रेफाइट के बारे में, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है ग्रेफाइट में। बट यहाँ पे सॉलिड में क्या होता है बेटा, ये आयंस फ्री नहीं रहते हैं। सॉलिड केस में जब हम बात कर रहे हैं किसकी, आयनिक बॉन्ड्स की, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आयंस हैं, वो फ्री नहीं है। जो आयंस हैं वो फ्री ही नहीं है। अगर आयंस फ्री नहीं होंगे तो क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। ठीक है, तो इसमें लिखना दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, दे आर बैड कंडक्टर इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट ये कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में तो क्या है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो नो फ्री आयंस, बट गुड कंडक्टर, good conductors in molten and aqueous state। मतलब क्या बोल रहा है कि सॉलिड स्टेट में तो क्या है, ये बैड कंडक्टर्स हैं। सॉलिड स्टेट में क्या है, बैड कंडक्टर है। बट मोल्टन स्टेट में, मोल्टन मतलब क्या बोलेंगे इसको, मोल्टन को गला हुआ। ठीक है, जब मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मोल्टन मतलब जब मेल्ट हो गया जिस स्टेट में, तो मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में, मोल्टन मतलब जब क्या बोल रहा है, मेल्ट हो गया, या एक्वस सॉल्यूशन पानी के अंदर, ये क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक्वस के अंदर और मोल्टन में क्या हो जाएंगे बेटा, एक्वस तो तुम्हें पता है पानी टाइप का हो गया, तो ये आयंस फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और सेम मोल्टन के साथ भी हो जाएगा। तो मोल्टन और एक्वस स्टेट में जो आयनिक बॉन्ड होंगे ये गुड कंडक्टर होते हैं, बट सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। तो तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला, फिजिकल स्टेट क्या है इसकी, सॉलिड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों, क्योंकि बीच का जो फोर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड में, बट गुड कंडक्टर होता है मोल्टन एंड एक्वस स्टेट में। मोल्टन, अब डाउट मत पूछना है, मेल्टिंग टाइप जो मेल्ट होता है उसी को मोल्टन बोलते हैं। जो मेल्ट वाला इसका फॉर्म है उसी को क्या बोलते हैं, मोल्टन। ठीक है, एक्वस स्टेट में क्या होता है, जैसे हम इसको पानी में डालते हैं, ये आयंस कैसे फ्री हो गए। तो पानी के अंदर बेटा एक प्रॉपर्टी होती है आयंस को न्यूट्रल करने की। पानी के पास, वाटर के पास एक टेंडेंसी, एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, इन आयंस, जो फोर्स है, ये Na है, ये Cl है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे इसको हमने वाटर में डाला तो वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है इस फोर्स को धीरे धीरे कम करने की। ठीक है, जैसे हम इसको पानी में डालेंगे तो 80 टाइम ये फोर्स कम हो जाएगा। कितने टाइम, 80 से 82 टाइम्स कम। जैसे अगर हमने सॉलिड में रखा और इसको डाल दिया एक्वस में, तो सॉलिड में क्या है, फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही ये पानी के अंदर गया तो यही फोर्स क्या हो जाएगा, 80 से 82 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कभी कभी पूछा आता है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है आयंस को न्यूट्रल करने की टेंडेंसी, आयंस को न्यूट्रल करने की टेंडेंसी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो कंपाउंड किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो रहती है 80। ठीक है, किसकी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्वस का कितना है बेटा, 80। समझ आता है, सॉलिड है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, बैड कंडक्टर है सॉलिड में, गुड कंडक्टर है मोल्टन एंड एक्वस में। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब न्यूट्रल करने की टेंडेंसी इस फोर्स को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। इसीलिए वाटर को तुमने कभी पढ़ा होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है आइसोमेरिज्म, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय।